हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फुटिंग के एनालिसिस एंड उसके डिज़ाइन स्टेप्स। मतलब कि इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे कि फुटिंग जो हम लोग यूज करते हैं आरसीसी में, फुटिंग जिसको फाउंडेशन भी कहते हैं, उसका जो यूटिलाइजेशन होता है हमारे आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर में, उसका डिज़ाइन एनालिसिस कैसे करते हैं, डिजाइनिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ फुटिंग का मतलब क्या है कि इस क्लास में आज हम लोग डिज़ाइन स्टेप्स के बारे में जानेंगे कि फुटिंग को डिज़ाइन कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों का उसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है और क्या होते हैं उसको चेक करने का क्राइटेरिया। फुटिंग का अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, अगर इसका थ्योरी पार्ट की फुटिंग क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, फुटिंग का टाइप्स, कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो ये उस आज के क्लास में हम लोग उसका डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, डिज़ाइन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फुटिंग जो हमारे पास रहेगा, फुटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपका एक कॉलम आ रहा है, सपोज ये कॉलम है, ये कॉलम कहाँ पर रेस्ट करेगा, तो उसके लिए एक हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि कॉलम को इस पर रेस्ट कराए। तो इस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है कि ये क्या हमारा फुटिंग है। हम लोग कॉलम का डिज़ाइन पढ़ चुके हैं, कॉलम के डिज़ाइन के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आप रेक्टेंगल शेप देख रहे हैं हम जो बनाए, ये इसको फुटिंग कहा जाता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फुटिंग का टाइप्स हम नहीं बताएंगे, फुटिंग के टाइप्स आपको अलग वीडियो से मिल जाएंगे। तो फुटिंग जो आपको ये डिज़ाइन करना है, इस फुटिंग का ये डेप्थ कितना होना चाहिए, इसमें जो रीइंफोर्समेंट लगेगा वो रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए, इसी चीज़ का हमें कैलकुलेशन करना है, इसी चीज़ का डिज़ाइन करना होगा। तो पहला इसमें जो स्टेप होता है, पहला जो स्टेप होता है कि फुटिंग, जैसे आपके पास ये फुटिंग है, तो ये किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ये फुटिंग किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। हम पूछते हैं कि जैसे कि अगर ये फुटिंग का डेप्थ अगर ज़्यादा अगर रखना है तो हम ज़्यादा क्यों रखेंगे, किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, दो चीज़ों पे। एक तो हम जो कॉलम पे लोड कितना आ रहा है, कॉलम पे लोड कितना है, और ये कॉलम जो इस फुटिंग के ऊपर में है उसका साइज कैसा है, साइज कितना ज़्यादा है, कम है तो लोड कम आएगा, ज़्यादा है तो लोड भी ज़्यादा उस कॉलम पर आएगा। तो इन दो चीज़ों पर ये फुटिंग का डिज़ाइन हमारा डिपेंड करता है। पहला, कॉलम पे जितना लोड आ रहा है वो लोड, और कॉलम का जो साइज होगा वो साइज पे डिपेंड करेगा। तो कॉलम पे जितना लोड आएगा, लोड कंसिड्रेशन हमारा पहला स्टेप होता है। उसको पी एज्यूम कर लें कि माना कि पी हमारा जो लोड है कॉलम पे 600 किलो न्यूटन का है, 800 किलो न्यूटन का है, जितना भी लोड आपको मिले तो उसको हम पी एज्यूम कर लेंगे। तो फुटिंग का जो वेट होगा इस कंक्रीट के कोड के अकॉर्डिंग, 456 के अकॉर्डिंग, ये 10% ऑफ एक्सियल लोड, जितना भी एक्सियल लोड आता है कॉलम पर उसका 10% ही एज्यूम किया गया है ड्यूरिंग डिजाइनिंग। तो टोटल लोड जो हो गया फुटिंग का, मतलब कि टोटल लोड 10 पी तो खुद कॉलम पे आ रहा था कि जो उसके ऊपर बीम है, उसके ऊपर स्लैब है, उसके वजह से पी लोड वो खुद दे रहा था। एंड फुटिंग का सेल्फ वेट एज्यूम किए तो 10% हम टोटल लोड का एज्यूम कर लेना होगा। तो ये टोटल लोड हो जाता है यहाँ पर 1.1 पी। ठीक है, टोटल लोड की बात करें तो 1.1 पी होता है। देखिए, IS 456 क्लॉज 34.1 के अकॉर्डिंग यह कहता है कि जब आपको फुटिंग का एरिया कैलकुलेट करना है, तो उस समय आप वर्किंग लोड को कंसीडर करेंगे। ठीक है, वर्किंग लोड को कंसीडर करेंगे, मतलब कि जो आपके पास में ये पी की वैल्यू आई है, वर्किंग लोड को कंसीडर करना है जब आपको फुटिंग का एरिया कैलकुलेट करना है। लेकिन जब आपको फुटिंग का थिकनेस कंसीडर करना है, फुटिंग का थिकनेस कैलकुलेट करना है, उस समय आपको अल्टीमेट वैल्यू कंसीडर करना होगा। अल्टीमेट वैल्यू मतलब क्या कि पी आपका जो आ गया, ये वर्किंग लोड आ गया, अगर इसका अल्टीमेट निकालना तो क्या करेंगे, 1.5 ऑफ पी, यानी कि 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेट वैल्यू, फैक्टर्ड वैल्यू हमको यूज करना होगा। कब, जब हमको थिकनेस ऑफ फुटिंग कैलकुलेट करना होगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ये IS 456/2000 के अकॉर्डिंग क्लॉज नंबर 34.1 है, कोड है आपके पास, तो आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर ये बातें लिखी होंगी। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो गया। पहला स्टेप हो गया कि हमको लोड का कंसिडरेशन करना है। लोड कंसीडर हो गया, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग हमें एज्यूम कर लेना है 10%। तो उसके बाद हमको सेकंड स्टेप में आना है, एरिया ऑफ फुटिंग निकालना है। एरिया ऑफ फुटिंग निकालना है। देखिए, एरिया ऑफ फुटिंग के लिए क्या कहें कि जब आपको एरिया ऑफ फुटिंग निकालना है तो वर्किंग लोड कंसीडर करना है। वर्किंग लोड हमारे पास पी आ रहा था और 10% हमारा आ गया सेल्फ वेट, तो टोटल हो गया एक 1.1 पी। ठीक है, पी या प्लस 0.1 पी तो 1.1 पी हो जाता है। तो एरिया ऑफ फुटिंग क्या होता है, एरिया ऑफ फुटिंग किसी भी चीज़ का एरिया जो होता है, हमारे पास लोड इज इक्वल टू क्या होता है,
सॉरी स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या था, लोड पर यूनिट में एरिया। तो हमारे पास स्ट्रेस यहाँ पर मिलता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर लिखें, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है लोड पर यूनिट में एरिया, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो स्ट्रेस के फॉर्म में हमें मिल रहा है, ठीक है, स्ट्रेस के फॉर्म में जो मिलेगा वो हमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की मिलती है, यानी कि सॉइल हमारा कितना ज़्यादा उस पर लोड अप्लाई कर रहा है। सॉइल जो रेसिस्ट करेगा, कॉलम पे जो लोड आ रहा है, कॉलम पे लोड आ रहा है उसको रेसिस्ट कौन करेगा, तो जिस सॉइल पर वो आपका फाउंडेशन लाई कर रहा है वो उस पर उसकी बियरिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा लोड को बेयर कर पाएगा। तो उसके हेल्प से हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ फुटिंग हो जाएगा आपका, तो एरिया ऑफ फुटिंग टोटल लोड डिवाइडेड बाई हमारा सॉइल बियरिंग कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ फुटिंग को, एरिया ऑफ फुटिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब क्या फॉर्मूला निकल के आया सामने हमारे पास, एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1.1 ऑफ पी डिवाइड बाई SBC, जहाँ SBC लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म सॉइल बियरिंग कैपेसिटी को। अगर हम इस तरह से हम एरिया ऑफ फुटिंग निकाल लिए, सपोज एरिया हमारे पास आ गया 4.3 मीटर स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर आपको L और B एरिया जो फुटिंग का कंसिडर किए हैं वो L इंटू बी के टर्म में एज्यूम किया है। अब कहेंगे कि सर हम ये L कितना रखेंगे, B कितना रखेंगे, तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपका कॉलम स्क्वायर है, कॉलम अगर स्क्वायर है तो कोशिश कीजिए इसको आप अंडर रूट में 4.3 कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा बराबर बराबर बढ़ जाएगा क्योंकि फुटिंग हमारा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कॉलम अगर रेक्टेंगल है, कॉलम अगर रेक्टेंगल है तो कोशिश कीजिए कि ये रेक्टेंगल फॉर्म में फुटिंग को भी हमने रखें। अगर एक को 2 मीटर रखें तो दूसरे को हमको जो भी इसकी वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, डिवाइड देके 4.3 में 2 से, तो जितना आएगा वो हमको रखना पड़ेगा 2.03 या जितना भी आई ये वैल्यू, तो उसको हम ये यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उस तरह से हम एरिया ऑफ फुटिंग हम कैलकुलेट करके L और B को हम अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ से जब एरिया ऑफ फुटिंग कैलकुलेट हो गया तब हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आता है कि एस्टिमेशन ऑफ अपवर्ड सॉइल प्रेशर। देखिए सॉइल प्रेशर कितना हम अप्लाई कर रहे हैं, जनरली होता क्या है कि इतना एरिया आ गया हमारे पास, जैसे 4.3 का एग्जांपल दिया हमने, मीटर स्क्वायर में आ गया। तो अगर ये पूरी तरह से राउंड फिगर वैल्यू अगर हम पब्लिश करना चाहते हैं, मान लीजिए 2 इंटू 2 का हम कर दिए, तो एरिया 4.3 था तो हम 2.1 इंटू 2.1 का कर दिए, तो इससे जो होता है एरिया थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आता है। तो जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हम थोड़ा सा प्रोवाइड करते हैं किसी किसी केस में। तो एरिया रिक्वायर्ड अलग हो जाता है, प्रोवाइड अलग हो जाता है, लेकिन प्रोवाइड हमेशा रिक्वायर्ड से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब हम जितना एरिया प्रोवाइड किए हैं तो उस बेसिस पर हमारा सॉइल प्रेशर कितना होना चाहिए उसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो क्यू हमारा आ गया अल्टीमेट सॉइल प्रेशर का, एंड P आ गया हमारा लोड, एंड E आ गया एरिया प्रोवाइडेड। एरिया रिक्वायर्ड ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, जो हम एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं उसका नाम हो जाएगा एरिया प्रोवाइडेड। एक्चुअली लोडेड कॉलम के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है, एरिया बटा लोड बटा में एरिया प्रोवाइडेड। एंड जब आपका एक्चुअली और ये बेंडिंग मोमेंट दोनों ही साथ में हो तो इस तरह का फॉर्मूला आपके सामने यूज करना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल में डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन ये इतना याद रखिए हमने क्या कहा कि क्लॉज 34.1 क्या कहता है कि जब एरिया कैलकुलेट करना हो तब आपको वर्किंग लोड कंसीडर करना है, एंड जब थिकनेस कैलकुलेट करना हो तो आपको अल्टीमेट वैल्यू कंसीडर करना है। तो अल्टीमेट वैल्यू या तो लोड के साथ कंसीडर कर लो या तो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के साथ कर लो, क्योंकि अल्टीमेट ये भी तो लोड ही है। तो क्यू है तो क्यू के साथ में हमने 1.5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिया, तो ये बन गया हमको QU। अब जब लोड बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जब हम थिकनेस ऑफ फुटिंग निकालेंगे तो उस समय क्यू नहीं यूज करके हम लोग 1.5 क्यू यूज करेंगे, क्योंकि IS 456 2000 के अकॉर्डिंग क्लॉज 34.1 के अकॉर्डिंग। अब जो यहाँ पर हमको काम क्या करना है, देखिए फुटिंग के डिज़ाइन के लिए हमें 2 चीज़ें निकालनी होती है। पहला इफेक्टिव डेप्थ, कितना हमें डेप्थ रखना है, दूसरा एरिया ऑफ स्टील। यही 2 चीज़ निकालनी है। एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे तो इसमें हमको स्पेसिंग भी निकालना पड़ेगा। अब तक हमने क्या क्या काम किया, पहला वर्क किए कि जो भी हमारे पास में लोड दिया हुआ था लोड का कंसिडरेशन किए, लोड कंसिडरेशन के बाद हमने एरिया ऑफ फुटिंग निकाला, नेट सॉइल प्रेशर इंटेंसिटी निकाला। उसके निकालने के बाद हमको निकालना होगा डेप्थ ऑफ फुटिंग का डेप्थ कितना आएगा, जिसको इफेक्टिव डेप्थ हमने कहा, ठीक है। तो वो फुटिंग का डेप्थ निकालेंगे, देन उसको चेक करेंगे कि जो डेप्थ हमने कैलकुलेट किया है क्या वो डेप्थ हमारा सही है कि नहीं है। तो पहला चेकिंग होता है बेंडिंग पर। बेंडिंग ऐसा चीज़ है, देखिए बेंडिंग में क्या चेक होगा, बेंडिंग में IS 456 के अकॉर्डिंग बेंडिंग का चेक जो होता है क्रिटिकल सेक्शन बेंडिंग में क्रिटिकल सेक्शन देखा जाता है कॉलम के फेस पर। सपोज ये हमारा फुटिंग है, ये जो मैंने बना रहा हूँ
स्क्वायर में ये फुटिंग है जिसका डायमेंशन b है और ये l है, ठीक है। ये फुटिंग है और इसमें दिखाया गया है ये साइज ऑफ कॉलम है। इस फुटिंग का इसको टॉप व्यू दिखाया गया ऊपर से, ये जो स्मॉल b एंड स्मॉल a दिख रहा है ये हमारा कॉलम का साइज है। बेंडिंग, ड्यू टू बेंडिंग कहता है कि IS 456 के अकॉर्डिंग कि जब ये प्रैक्टिकल देखा गया तो बेंडिंग के केस में क्रिटिकल सेक्शन इसको मिलता है कॉलम के बिल्कुल फेस पर, मतलब कि जो भी हमारा बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होगा वो इतना पार्ट पे अप्लाई होगा। तो ये देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर मेरे को ये चीज़ें L है, ये चीज़ें इतना दूरी का L है। अब ये L में से हमने यहाँ पर ये कितना है कॉलम का साइज A हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, ये ए को अगर घटा दे तो L-a/2, ये मेरे L-a/2 मतलब कि आधा यहाँ बच जाएगा। टोटल डिस्टेंस आ गई L में से इतना पार्ट निकल गया तो L-a/2 ये बचा, L-a/2 ये बचा। मतलब कि इस एरिया पर हमको कितना बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होगा वो चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब देखिए यहाँ पर जो बनता है ये कैंटिलीवर का केस बनता है, और कैंटिलीवर के केस के लिए हम जानते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WL² का, ठीक है। वो जो होता है वो WL² का होता है। तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। mx की वैल्यू WL²/2, ठीक है। जहाँ पर w की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये जो QU निकाले हैं QU, अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं तो B विड्थ के लिए। अब यहाँ B विड्थ ध्यान रखेंगे, डिजाइन करते समय किसी बुक में कन्फ्यूजन हो जाएगा। किसी बुक में 1 मीटर विड्थ के लिए डिजाइन किया होगा, किसी बुक में पूरे विड्थ के लिए डिजाइन किया होगा। जितना कि ये B यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरे विड्थ के लिए डिजाइन किया होगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। 1 मीटर के लिए अगर डिजाइन किया गया है तो लास्ट में पूरे विड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब AST निकाले हैं तब, ठीक है। अगर नहीं किया गया है तो आपको पूरे विड्थ में वो सेम ही AST आया है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको यूज किया हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको WL²/2 होता है बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला। और ये बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, W की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी कि जितना भी हमारे पास वेट है 1.5 ऑफ QU, एंड 1.5 ऑफ QU के बाद इसकी वैल्यू हमने पुट किया L कितना पुट करेंगे तो जितना इसका डिस्टेंस पर ये अप्लाई हो रहा है ये डिस्टेंस, तो L-a/2। तो ये L-a/2 जो है हमारा यूज में आ जाएगा। और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमारी कितनी आएगी। लेकिन ध्यान रहे कि जब ये वैल्यू आपका स्क्वायर अगर हो, फुटिंग भी स्क्वायर हो, कॉलम भी स्क्वायर हो, तो दोनों ही L और B हमारा सेम आएगा। लेकिन अगर अलग अलग केस हो गया, जैसा कि A और B लिखे हैं, इसकी वैल्यू A की कुछ और आ गई, B की कुछ और आ गई, तो उस केस में जैसे यहाँ पर जैसे क्रिटिकल सेक्शन अप्लाई हुआ है इस एरिया के लिए, वैसे ही क्रिटिकल सेक्शन यहाँ भी अप्लाई होगा। तो इस एरिया के लिए भी हमको मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ के लिए y डायरेक्शन में मोमेंट निकला, ठीक है। अब यहाँ के लिए y डायरेक्शन में निकला, तो इस डायरेक्शन से जो निकालेंगे वो मोमेंट हमारा एक डायरेक्शन का होगा, ठीक है। तो यही सेम कंडीशन अप्लाई होगा। देखिए मैक्सिमम मोमेंट निकालें यहाँ से, मैक्सिमम मोमेंट निकालें Q × B L-a² डिवाइड बाई 8 अबाउट वाई एक्सिस मतलब इस एक्सिस में हमने निकाला इसको मोमेंट को। जब x एक्सिस में निकालें तब x एक्सिस में निकाले होंगे तो देखिए सेम वैल्यू हो जाएगा, बस उसके कंडीशन चेंज हो जाएंगे। क्या L-a था तब B हो गया, तो यहाँ से मोमेंट हम मैक्सिमम निकाल लेंगे। अब दोनों में से जो मैक्सिमम मोमेंट होगा वो मैक्सिमम मोमेंट के हेल्प से हमको इफेक्टिव डेप्थ यानी डेप्थ ऑफ फुटिंग को कैलकुलेट करना होगा। डेप्थ ऑफ फुटिंग को कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो इन दोनों से मैक्सिमम मोमेंट निकल लिए MUX MUY में से जो बड़ा वैल्यू होगा इसको हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला आपने सिंगली सपोर्टेड बीम में पढ़ा होगा, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में, एंड वहाँ से यूज करेंगे तो यहाँ से डेप्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। MU लिमिटेड जो आपका मैक्सिमम मोमेंट आया हुआ है, और यहाँ से Q जो आएगा Q की वैल्यू हो जाएगी, देखिए Q क्या होता है, अगर आपका ग्रेड FE 500 है तो 0.133, FE 415 है तो 0.138, एंड FE 250 है तो 0.148। ये आपने सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में पढ़ चुके हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, FC के आ गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एंड B आ गया फिर से कैपिटल B हमने लिखा है, मतलब कि 1 मीटर विड्थ के लिए या तो डिजाइन कर दीजिए या फिर आप डिजाइन कीजिए इसको टोटल विड्थ के लिए। अगर शुरू में 1000 लिए हैं तो यहाँ भी 1000 का ही यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ से हमें जो डेप्थ ऑफ फुटिंग मिला, यहाँ से हमें जो फुटिंग का डेप्थ मिला, इससे कुछ ज़्यादा वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं। सपोज हमको यहाँ पर वैल्यू मिल गया 350 mm आया, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके रखेंगे क्योंकि हमारा ये रिक्वायर्ड वैल्यू है, रिक्वायर्ड है तो प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा हम ज़्यादा
बढ़ा करके। तो सपोज इसमें 10 या 20 जो भी अपनी इच्छा है उससे एक्सीड करके वैल्यू को रखेंगे। लेकिन यह वैल्यू क्या ये सही है कि सही नहीं है, इसका हम लोग आगे चेक लगाते हैं, जिसको कहा जाता है वन वे शेयर एंड टू वे शेयर। वन वे शेयर और टू वे शेयर में दो में चेक लगाते हैं कि हमने जो डेप्थ यहाँ पर कैलकुलेट किया है, क्या ये डेप्थ हमारा सही है कि सही नहीं है। तो वन वे शेयर के लिए वन वे शेयर क्या कहता है, IS 456 के अकॉर्डिंग वन वे शेयर में कहता है कि क्रिटिकल सेक्शन हमको कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पर दिखता है। कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पर दिखता है। तो जितना हमको डी डिस्टेंस हमको मिल गया, तो इतना लेंथ पर हमको क्या अप्लाई होगा, शियर फोर्स। इतना पर शियर फोर्स अप्लाई होगा। अब डी की वैल्यू कितना रखा जाएगा, डी की वैल्यू कितना होगा, डेप्थ ऑफ फुटिंग कितना होगा कि इतना पर हमको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाए। इसको चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला आप यूज कीजिए। क्या करना होगा कि जितना रेसिस्टिंग शियर फोर्स होगा, रेसिस्टिंग शियर फोर्स ग्रेटर होना चाहिए अप्लाइड शियर फोर्स का। ठीक है, रेसिस्टिंग शियर फोर्स ग्रेटर होना चाहिए अप्लाइड शियर फोर्स के। अब रेसिस्टिंग शियर फोर्स क्या होगा, अप्लाइड शियर फोर्स क्या होगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ हमने वही चीज़ लिखा है कि क्रिटिकल सेक्शन आपका जो होगा डी डिस्टेंस पर होगा कॉलम के फेस से। अब देखिए टोटल शियर फोर्स ड्यू टू सॉइल अपवर्ड प्रेशर, कैंटिलीवर का केस है तो शियर फोर्स की वैल्यू होती है W इंटू में L, और W है हमारे पास QU इंटू में B। इसको W कहा जाता है क्योंकि B विड्थ तक ले टोटल विड्थ पे लग रहा है। देखिए ये जो लग रहा है कितना, ये B विड्थ तक लग रहा है तो इसलिए B को यूज किया गया है। एंड L की वैल्यू हो गई कितनी, तो L की वैल्यू हो गई ये चीज़ जो देख रहे हैं आप छोटा वाला L। तो ये डिस्टेंस हमारी टोटल यहाँ से L हो गया, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा L में से ये घटेगा D, तो L माइनस A/2 माइनस में D, ये वैल्यू जो निकल के आया सामने L माइनस A/2 माइनस में D हो जाएगा। कैसे हुआ एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ। देखिए ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास L है, L में से इतना पार्ट को आप घटा दीजिए। ठीक है, इतना पार्ट को घटा, इतना पार्ट को ये घटा, तो कितना बचा, ये बचा गया था L माइनस A/2, ये भी बच गया था L माइनस A/2 टोटल। यहाँ से ये बच गया हमको L माइनस A/2। अब ये D भी हम इसमें से घटा देंगे तो इतना का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो ये वैल्यू बच गया कि टोटल था L माइनस A/2 और D यहाँ से घटा दें L माइनस A/2 माइनस में D हो जाएगा। मतलब कि इतनी की वैल्यू थी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास था L माइनस A/2, इसमें से D घटा दिए तो ये वैल्यू हमको मिल गया कितना, L माइनस A/2 माइनस में D। तो इस तरह से हम यहाँ से शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। और ये शियर फोर्स जो होगा, रेसिस्टिंग शियर फोर्स जो होगा, रेसिस्टिंग शियर फोर्स K इंटू टाउ C इंटू में BD होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास ये रेसिस्टिंग शियर फोर्स ये शुड भी ग्रेटर देन होना चाहिए अप्लाइड शियर फोर्स का। अगर ये ग्रेटर हुआ तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ होगा। जहाँ K होता है एक फैक्टर होता है जो कि डेप्थ पर डिपेंड करता है। डेप्थ आपका 300 से ज़्यादा है तो 1, 275 है तो 1.05। इस तरह से ये वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से यूटिलाइज करेंगे और चेक करेंगे क्या ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो वन वे शेयर के लिए अगर चेक हो गया, मतलब हमारा जो डेप्थ प्रोवाइड किया है वो डेप्थ हमारा बिल्कुल ही सही है, तब हम आगे बढ़ेंगे टू वे शेयर के लिए। टू वे शेयर में जो चेक लगाएंगे, टू वे शेयर का कहता है कि इसमें जो क्रिटिकल सेक्शन है वो क्रिटिकल सेक्शन कॉलम के फेस से, ये कॉलम का फेस है, कॉलम के फेस से D/2 डिस्टेंस पर चारों तरफ से D/2 डिस्टेंस पर, D/2 डिस्टेंस पर चारों तरफ से D/2 डिस्टेंस पर आएगा क्रिटिकल सेक्शन टू वे शेयर का फेलियर में। तो इतना जो एरिया आपको दिख रहा है इस एरिया पर टोटल पे अप्लाई होगा हमारा टू वे शेयर। अब ये टू वे शेयर के चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिमिलर केस है कि रेसिस्टिंग शियर फोर्स ग्रेटर होना चाहिए रिक्वायर्ड शियर फोर्स से। मतलब कि जो शियर फोर्स हमने अप्लाइड किया है वो अप्लाइड शियर फोर्स से ये ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला हम जो यूज किए हैं वो आपके सामने है। ये फार्मूला कुछ और नहीं है, W इंटू L का ही फार्मूला है। जितना लोड आपको लग रहा है, लोड हो गया QU इंटू में B, एंड ये जो आपको L की वैल्यू दिख रहा है, ये L की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का लिया गया है। ठीक है, तो टोटल ये जो डिस्टेंस आपका आगे एरिया निकाला तो ये A+D में होता है, ये B+D में हो जाता है। तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये कंडीशन अप्लाई होता है, सेटिस्फाई होता है, देन हम कहेंगे कि ये टू वे शेयर को भी ये सेटिस्फाई करता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमको फिर से D को रिकैलकुलेट करना होगा। यानी कि जो D हम स्टार्टिंग में कैलकुलेट किए थे मोमेंट का फार्मूला से, यहाँ पर जो हमने D की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था और उसे जो वैल्यू को एक्सीड करके रखा था उसमें हमको और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको ट्रायल डेप्थ के साथ और चलना पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। ठीक है, तब आगे हम क्या करेंगे,
अब जब 2A शेयर भी सेटिस्फाई हो गया तो उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। कितना ज़्यादा एरिया है तो उसके लिए एरिया, अगर आपका फुटिंग रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल अगर फुटिंग है तो एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट दोनों साइड के लिए अलग अलग होगा, एक्स डायरेक्शन के लिए एंड वाई डायरेक्शन के लिए। लेकिन अगर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ फुटिंग में एरिया ऑफ स्टील जो होगा वो एक ही होगा। उसके बाद स्पेसिंग, स्पेसिंग के बाद सेंट्रल बैंड में कितना पार्ट्स आएगा, फिर से आउटर बैंड में कितना पार्ट्स आएगा वो कैलकुलेट करेंगे एंड देन डिटेलिंग कैलकुलेट करेंगे। डिटेल्स में देखते हैं सारी चीज़ को एक एग्जांपल के हेल्प से। आपके सामने एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं इसमें। तो देखिए एक एग्जांपल है जिसमें कहा गया कि एक फुटिंग का आपको डिज़ाइन करना है, रेक्टेंगुलर फुटिंग का डिज़ाइन करना है। कॉलम का साइज़ भी आपको दिया हुआ है 300x500, मतलब रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। ये भी है, कहा गया है कि जो लोड है कॉलम पे 1200 किलोन्यूटन का आ रहा है और सॉइल का जो SBC है वो 100 किलोन्यूटन का दिया हुआ है। सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी भी आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है लोड का कंसिडरेशन, यानी कि जो हमारे पास फुटिंग का लोड पर आ रहा है कॉलम पे 1200 न्यूटन, इस पर कितना ज़्यादा हमको फुटिंग का सेल्फ वेट आएगा। तो टोटल लोड हमें निकाल ले, टोटल लोड निकाले तो 1200 और 10% ऑफ 1200 सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग तो हो गया 1200 और 120 मिलकर 1320 हो गया। एरिया ऑफ फुटिंग कितना प्रोवाइड करना है, तो एरिया ऑफ फुटिंग के लिए होता है टोटल लोड डिवाइड बाई सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ से आ गया 1320/100, 13.2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 13.2 मीटर स्क्वायर जो है ये वैल्यू है, ये 13.2 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया L/B में, यानी कि 4.4/3 के रेशियो में। अगर ये फुटिंग हमारा स्क्वायर रखना होता, अगर स्क्वायर कॉलम अगर स्क्वायर होता तो कॉलम स्क्वायर होता तो फुटिंग को भी स्क्वायर रखना होता, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन बच जाता है। तो हम क्या करते, 13.2 को अंडर रूट में रख देते, जो वैल्यू आता हम दोनों को बराबर बराबर में रख दिए होते। ठीक है, अब यहाँ से जब हम फुटिंग का एरिया निकाल लिए तब हमको निकालना पड़ेगा नेट सॉइल प्रेशर। और नेट सॉइल प्रेशर होता है क्या, कि जो लोड आपको ऊपर से आ रहा है, याद रहे यहाँ जो लोड होगा सर्विस लोड होगा, अल्टीमेट लोड नहीं होगा। तो यहाँ जो लोड आया, लोड कितना था 1200 किलोन्यूटन का, 1200 का लोड आ रहा था, 3 × 4.4 हमने एरिया ऑफ फुटिंग रख दिया यहाँ पे, क्योंकि यही हमारा प्रोवाइड था, यही हमारा रिक्वायर्ड भी है। तो उसके हेल्प से जो हम प्रेशर निकाले हैं तो यहाँ पर आ गया 90 आ गया, जो कि हमको शुरुआत में दिया गया था 100, वो अब आ गया 90.9 पे, यानी कि थोड़ा सा कम हो गया। और इस वैल्यू को जब अल्टीमेट निकाले तो 136.4 में आ जाता है। अब इसके बाद हम चेक लगाएंगे। चेक वो होगा कि सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट का चेक, जो कि कॉलम के बिल्कुल फेस पर होता है। हमने बताया था कि बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं क्रिटिकल सेक्शन पे, जो कि डी पर डिपेंड, कॉलम के फेस पर बिल्कुल होगा। ये जो डिज़ाइन किए हैं यहाँ पर हम फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 मीटर विड्थ के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। आप चाहें तो इसके पूरे बी के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी बी की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 3 मीटर हमने कैलकुलेट किया तो बी आया था 3 मीटर। आप चाहें तो यहाँ 3 मीटर भी पुट कर सकते हैं, आपका आंसर हमारा इससे सेम ही आएगा, कोई चेंजेज उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में मोमेंट निकाले W में b - b का स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में निकाल लिए। सिमिलरली इसके बाद हम लोग वाई डायरेक्शन का भी मोमेंट निकालेंगे। और देखिए वाई डायरेक्शन का भी मोमेंट यहाँ पर आ चुका है, वाई डायरेक्शन का भी मोमेंट आ गया इतना। दोनों में जो मैक्सिमम था 259 का था, यही वाई डायरेक्शन वाला मैक्सिमम था। इसके हेल्प से हमने यहाँ पुट किया वैल्यू को और डी निकाल लिया 274। डी की वैल्यू यहाँ से आ गई 274 mm। तो इस डी को हमने पुट कर दिया, इस डी को पुट किया कि हमने लिया वैल्यू 300 mm, 274 आया था 300 लिया। अब हम इसको चेक करना होगा कि ये जो 300 हम लिए हैं, क्या ये 300 हमारा सही है, क्या वन वे शेयर के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलते हैं वन वे शेयर के चेक पर, जो कि कॉलम से डी डिस्टेंस पर होता है क्रिटिकल सेक्शन वहाँ पे। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट किए कि कैलकुलेट करते हैं शेयर फोर्स एट y2 डेज में। तो यहाँ से शेयर फोर्स की वैल्यू निकाले तो 225 आया, लेकिन टाउ भी निकाले, टाउ भी की वैल्यू 0.75। मतलब देखिए यहाँ पर जो हमने यूज किया हुआ है, आप चाहें तो हमारा वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमने बताया था पिछले क्लास में। मतलब कि ये अभी जो आपको बता रहे थे डिजाइन एनालिसिस वाले स्टेप में, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा सेम ही है। किया वहाँ पर जो था k × टाउ सी था, k × टाउ सी था, b × में d था। यहाँ b × d दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दिया गया है, इसीलिए ये वैल्यू आपको यहाँ पर सिर्फ टाउ सी में दिख रहा है। तो टाउ सी की वैल्यू जब 15% ऑफ स्टील होगा तो वहाँ पर 0.28 का यूज करना है, जब 0.20% ऑफ स्टील होगा तो 0.33 होगा। क्वेश्चन में ये बातें मेंशन होगी, अगर नहीं मेंशन है तब 15% ऑफ स्टील आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो टाउ सी की वैल्यू आ गई 0.28। अब ये 0.28 जो टाउ भी निकाली होगा, टाउ भी जो निकालेंगे, ये टाउ भी की वैल्यू ये 0.28 से कम आनी चाहिए। अब बताइए टाउ भी हमारे पास कितना है 0.75,
तब 0.75 हमारा ज़्यादा है कि कम है 2/8 के रिस्पेक्ट में, तो ज़्यादा है, तो हमको क्या करना होगा, कम करना होगा। कम कैसे करेंगे, कम करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो डी है, डी हमारा किस में, डिवाइड में है। अगर डी की वैल्यू को हम ज़्यादा करेंगे तो टाउ भी की वैल्यू हमारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि टाउ भी और डी किस में है, उल्टा रिलेशन में है, मतलब कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाउ भी का वैल्यू कम आए तभी आएगा जब डी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो डी की वैल्यू को हमको इंक्रीज करना होगा। इस केस में हमारा देखिए 0.75 आया था, तो हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर इसमें फेल हो गया था। तब हमको अनदर डेप्थ के साथ में इसको चेक करना होगा, और अनदर डेप्थ हम जब चेक किए तो हम ये देखें कि डी की वैल्यू हमारी मैक्सिमम आनी चाहिए 803 तक ये सेटिस्फाई है। तो मिनिमम कितना ले इसमें, तो 650 के लिए हमने इसको चेक किया। जब चेक किए तो 650 पर हमारा ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गया, मतलब व्यू की वैल्यू आ गई हमारी, व्यू की वैल्यू आ गई टाउ बी से, टाउ बी आ गया 0.272 और हमको चाहिए था 0.28, इससे वैल्यू हमको कम मिल गया। तो मतलब यहाँ पर डी की वैल्यू हमने निकाला था कितना, 274। हमने प्रोवाइड कितना किया था, पहले 350 किए थे, नहीं हुआ। अब जब प्रोवाइड किए तो 650 mm का प्रोवाइड करना पड़ा हमको डी, यानी डी की वैल्यू तो आ गई। अब हमको निकालना होगा क्या, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट, स्टील का रिइंफोर्समेंट कहते हैं, उसकी एरिया निकालनी होगी। वो एरिया निकालने के लिए आपको एक और चेक लगाना होगा, पहले पंचिंग शेयर जिसको कहा जाता है, पंचिंग शेयर का चेक या फिर टू वे शेयर का चेक। टू वे शेयर के चेक लगाने के लिए, टू वे शेयर का चेक लगाने के लिए यहाँ भी आपको सेम फार्मूला से जाना होगा, यानी कि रेसिस्टिंग शेयर फोर्स ग्रेटर होना चाहिए अप्लाइड शेयर फोर्स से। रेसिस्टिंग शेयर फोर्स, अप्लाइड शेयर फोर्स का फार्मूला हम अपने डिजाइन एनालिसिस वाला पार्ट में बता चुके हैं, वहाँ से आप या तो डायरेक्ट बना सकते हैं या फिर ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो सेमी फार्मूला है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, लोड का ही कॉम्बिनेशन है दोनों में। इसमें टाउ वी पी एंड टाउ भी परमिसिबल, तो इसमें टाउ भी जो डेवलप हो रहा है, टाउ जो परमिसिबल वैल्यू है ये ग्रेटर होना चाहिए टाउ वी पी से। तो इसको जब कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कुछ ऐसा कैलकुलेशन था कि टाउ वी पी जो आ रहा था 0.604 आया और ये आ गया था 1.25, मतलब कि ये वैल्यू हमारा सेफ में था। तो जब ये वैल्यू हमको टू वे शेयर से भी अलाउ हो गया कि ठीक है, आप जो डेप्थ प्रोवाइड किए हैं वो डेप्थ आपका बिल्कुल भी सही है, वो दोनों ही क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। देखिए एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट मतलब कि कॉलम हमारा रेक्टेंगल था तो फुटिंग को भी रेक्टेंगल दिए, तो उसमें दोनों साइड के लिए अलग अलग प्रोवाइड करना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला जैसा कि सिंगली रिइंफोर्स बीम में आप जानते थे, वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम होती है कि जब आप बी की वैल्यू कहीं 1000 पुट करते हैं, कहीं पर 3000 पुट करेंगे, मतलब जो आपका एक्चुअल बी है या तो साथ साथ सब जगह पुट करते चलिए, या तो सब जगह 1000 पुट कीजिए, और लास्ट में जो आपकी AST आया हुआ है, हमने 1 मीटर के लिए बनाया, तो 1 मीटर के लिए बनाया तो 1000 mm यहाँ पे पुट किए, तो जो AST हमारे यहाँ पर आया उसमें मल्टीप्लाई किए कितना, 4.4 से, यानी कि हमारी जो वाई डायरेक्शन के लिए था वो 4.4 का था, एक्स डायरेक्शन के लिए जो वैल्यू था वो था हमको 3 मीटर का। तो वहाँ से जो पुट किए वैल्यू को और यहाँ से निकाले कि एरिया ऑफ स्टील एक डायरेक्शन में आ गया 2363.68 mm स्क्वायर। अब ये इतना एरिया में आप 12 mm का बार से जूम करते हैं या 16 mm का बार से जूम करते हैं, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है, आप जितना यूज कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन स्पेसिंग बता देंगे उसका। तो स्पेसिंग एंड नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करने के बाद हम लोग चलेंगे सेंट्रल बैंड में कितने बार्स आएंगे एंड आउटर बैंड में कितने आएंगे। मतलब क्या हुआ सेंट्रल बैंड का, देखिए जैसे कि ये कॉलम है, ये कुछ डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे कि आपके पास में एक फुटिंग का डायग्राम दिख रहा है, ये फुटिंग में ये कॉलम का पार्ट जो है, कॉलम बिल्कुल कहाँ होता है, सेंटर में होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बार कोशिश करते हैं इसके सेंटर में ही आए, आउटर बैंड इसको कहते हैं, आउटर बैंड इन दोनों पार्ट को कहते हैं। तो इस सेंटर बैंड में कितना बार्स आना चाहिए उसके लिए एक फार्मूला सुझाया गया है जिसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। NC = NC हो गया बार्स इन सेंट्रल बैंड, NT × 2/1 + L/B, जहाँ L/B आपको पता है, NT हो गया नंबर ऑफ बार्स, टोटल बार्स कितने होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बार्स हो गए NT। तो जितना भी आपका एरिया आया हुआ है जो आप बार्स एज्यूम किए हैं उसके एक बार से एरिया से आप डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ बार्स मिल जाएगा। जैसे कि इस केस में आपको नंबर ऑफ बार मिले हुए हैं 21 है, तो यहाँ वैल्यू को पुट किए तो कहता है कि सेंट्रल बैंड में 18 बार्स होने चाहिए और आउटर बैंड में होने चाहिए कितना, 2 बार्स। तो 18 और 2 मिलकर कितना हो गया 20 एक तरफ और दूसरी तरफ का भी 2, तो मिलकर टोटल हो गए 22। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको बार्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब
वाई डायरेक्शन में पुट कर दिए, सॉरी एक्स डायरेक्शन में कर दिए, तो अब हमको वाई डायरेक्शन में भी करना होगा। तो ये सिमिलर एस टी निकालेंगे एक्स डायरेक्शन के लिए भी, देन यहाँ भी हम मल्टीप्लाई किए यहाँ 3 से, तो ये वैल्यू भी हमको वहाँ से मिल जाता है कि कितनी वैल्यू हमारी आएगी रिइंफोर्समेंट की। देखिए यहाँ से जो छोटे वाले डायरेक्शन थे इसमें हमको इसका निकालने की ज़रूरत नहीं कि सेंट्रल बैंड में कितना आएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट हम जो थे वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। जब ये वैल्यू आपका आ जाता है तब लास्ट में इसका डिटेलिंग करना होता है कि जो भी आप कैलकुलेट किए हैं उसको एक डायग्राम के हेल्प से ज़रूर शो कर दें। अगर ऐसा करते हैं तो आपका मार्क्स अच्छे से अच्छा बन जाता है, इसमें मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये थे आज के क्लास में कि हमने सीखा कि फुटिंग का डिज़ाइन एनालिसिस, उसके स्टेप्स एंड एक न्यूमेरिकल भी देखें, जहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर ये अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।